आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं शाह बाजार में एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैनी साहब के कार्यालय पे मौजूद हूं। औरंगाबाद शहर में दो चार घटनाएं कह सकते हैं, वाक़यात ऐसे घटे हैं जिसको लेकर शहर में और ख़ासकर मुसलमानों में बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है। उसी बेचैनी को महसूस करते हुए और कुछ लोगों की ख्वाहिश है, फरमाइश है कि इनसे कुछ दो टोक बात किया जाए ताकि कुछ बात निकल के आ जाए। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर, सबसे पहले जालना रोड शाह बाजार का मसला है, इसमें लोग परेशान हैं, जिसके लोग जो घर जा रहे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, आप जो ये दमड़ी महल से जालना रोड को जो रास्ता जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जी। देखिए, ये रास्ता डेवलपमेंट प्लान के अंदर 1975 से रखा हुआ है। 1975 से इस रास्ते को 100 फीट का परपोज प्लान में लिया हुआ है। जी। उसके बाद में कई बार इसको रिवाइज़ किया गया, लेकिन उसको 100 फीट का 100 फीट ही रखा गया। जी। और अभी भी जो भी नया डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग प्लान हुआ, जी, तो ख़ासदार हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने ख़ास तौर से पूरा दौरा किया था इस रास्ते का। जी। और हुकूमत महाराष्ट्र से और यहाँ के संबंधित जितना भी प्रशासन है, इनसे मांगनी की थी कि रास्ते को जल्दी से जल्द निकाला जाए ताकि लोगों को आमोद-रफ्त में आसानी हो और लोग चंपा चौक कलेक्टर ऑफिस से सीधा जालना रोड को पहुँच जाए। इसके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई भी हुई। उसी के साथ साथ एग्जिस्टिंग प्लान यहाँ से जो प्रपोज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को गया, उसके अंदर ये रास्ते को 100 फीट के रखा गया। लेकिन अभी एपिक प्लान जो सामने आया, हमारे जो गवर्नमेंट का परिपत्रक सामने आया, उसके अंदर सरप्राइजिंगली यानी कि ना चाहते हुए आपके सामने एक ऐसी बात आई कि दमड़ी महल से चंपा चौक से जिंसी चौराहे तक 100 फीट का रोड रखा गया। जी। और उसके आगे 18 फीट का कर दिया गया। कैसा कर दिया भाई आपने? कैसा होता है ये? जी। जब 50 सालों से ये रोड 100 फीट के इसकी ज़रूरत है और इसको 100 फीट का करने के लिए आपने दाल रखे, आपने लोगों को मुबदला कंपनसेशन बोल के वहाँ TDR दे दिए, आपने FSI दे दिए, और जो टेक्निकल टीम आपने यहाँ पर बिठाई थी, जी, वो टेक्निकल टीम ने यहाँ पर पूरा काम करके फिजिकल इसकी पूरी गिनती करके प्रपोज प्लान 100 फीट का यानी कि 18 मीटर का दिया। तो बॉम्बे में बैठे हुए लोगों को कैसा समझता है कि इसको 18 भी करो तो चल सकता बोल के? तो इसका साफ मतलब है कि बड़ी तरीके से इसके अंदर कुछ राजनीति की गई और डेवलपमेंट प्लान को जो है तो खतरा पैदा किया गया। बड़े रोड को छोटा करने की गंदी राजनीति की जा रही है। अब देखिए, ये रास्ते के अंदर जितने की प्रॉपर्टीज़ हायल हो रही जी, जो लोगों की इसके अंदर प्रॉपर्टी जा रही है, तो मैं तो कहता हूँ कि जिनसी चौरे तक तो तकरीबन लोग सब देने को तैयार है। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। उसके आगे तुम चल जाएंगे, तुम्हारे रिंगटीपुरे तक सब देने को तैयार है जी। रिंगटीपुरे के बाद से जो है तो जब दादा कॉलोनी होते हुए जब वहाँ जा रहा, मसला उधर ही क्यों आ रहा, जबकि वहाँ भी लोग देने को तैयार है। अच्छा, वहाँ इनामी लैंड पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जी, उनको पराय व्यवस्था बोल के जगह दे सकते, घर दे सकते। कमिश्नर साहब ने कई बार आह्वान किया है ये जी। तो लोगों को मुबदले के ताल्लुक से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 100 फीट का रोड अभी इस वक्त बेहद ज़रूरी है और ये 100 फीट का रोड निकालने की MIM पार्टी ने भी संकल्प लिया है। इसको हम 18 मीटर का हरगिज़ मानने वाले नहीं हैं। 30 मीटर का इनको करना ही पड़ेगा और 30 मीटर का ही कराना पड़ेगा। सर, एक बात है कि चंपा चौक का आपने जिक्र किया, यहाँ पर मेरे ख्याल से 2-3 मस्जिद बीच में आ रही है, 2-3 मंदिर बीच में आ रहे हैं। आपको जायज़ा लो, फिर ये मंदिर मस्जिद का अगर बीच में हाइल हुई, रोड चौड़ा होगा, तो फिर उसका कैसा हम रास्ता निकालें? नहीं, उसके रास्ते निकाले हुए कहीं आइलैंड बनाया जाएगा, कई रास्तों को जो तो सामने की हाइल होने वाली जगह ली जाएंगी, लेकिन रास्ता 100 फीट का ही निकाला जाएगा। 100 फीट हमारा बोलना तो ये 100 फीट का ही होना। क्यों? तो रास्ते यार ज़रूरत ये मेरे को बताइए, अब ट्रैफिक बढ़ रहा है, क्या काम हो रहा है? बढ़ रहा सर। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या काम हो रहा है? बढ़ रही है। आपकी ज़रूरत 50 साल पहले थी जी। 50 साल में आप तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे और आज आप उसको और छोटा कर दे रहे। क्या तमाशा चल रहा है, क्या खेल चल रहा है? टेक्निकल लोगों की बातें कैसी समझ में नहीं आ रही? सर, एक सवाल ये है कि जैसा आपने इनामी जिक्र किया, बहुत से लोगों ने, गरीब लोगों ने बॉन्ड पे लेकर बैठे, उनको आज भी खदशा है हमें मिलता कि नहीं मिलता। क्या ऐसा कुछ प्रावधान है कि उनको पक्का लेटर दिया जाए? देखिए, जो लोग जिनको खदशा है, जिनको डर है, जो इनामी लैंड पर बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब ने खुले तौर पे कहा कि हमारे पास में घरकुल आवास योजना की जो योजना है उसके अंदर घर देंगे, प्राय व्यवस्था में उनको प्लॉट देंगे। आप पहले अप्रोच तो हो, आप खुले दिल से बताओ तो सही कि हाँ, मैं खाली बोल रहा देना है, आओ पेपर लेके, भाई ये मेरे पेपर से, ये मेरा पोजीशन है, मैं कॉर्पोरेशन को जो रोड वेंडिंग हो रही है, जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, मैं उसमें देना चाह रहा हूँ, बताओ मेरे वास्ते प्राय व्यवस्था क्या है। सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, कुछ बहुत से लोगों के कागज़ में कमी है, बॉन्ड के मसले हैं, तो सर ये लोग डर है ना कि बॉन्ड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, सरकार मानेगी नहीं मानेगी? देखिए, आपका पोजीशन तो है। हाँ, पोजीशन। जब आपका बॉन्ड है, आपका घर बना हुआ है, आपका वहाँ पर टैक्स तो लगा हुआ है जी, तो ये सारी चीज़ें आपके पास है जी। अब कोई अगर इनके बीच में आके खड़ेंगे, मेरा भी था, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, तो उनको घर को जाना पड़ता।
जिनके पास है उनकी बात सुनी जाएगी। सर सवाल ये है, वो रोड इतना अनमोल है कि वहाँ का अगर 20-30 का प्लाट ही बोलो तो आज की तारीख में 40 लाख 50 लाख, खाली प्लाट की बात कर रहा हूँ, घर तो छोड़ दीजिए। अब सर आप बोले आप पर्याय देंगे तो जाहिर सी हरसूल है, इधर उधर है। अब 50 लाख किधर साहब, 2-5 लाख का प्लाट किधर, लोगों की जहन में बात चल रही है। नहीं देखिए, डेवलपमेंट प्लान के अंदर आप भी तो मालक नहीं है। आप मालक है क्या उसके? जब आप बॉन्ड पे है तो आप मालक, पैसे दे के लिए नहीं बेचारे कहाँ से आते हैं? आप मालक ही नहीं है ना, आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, मालिकी हक नहीं है। तो बॉन्ड लिख के दिए साहब, तो बॉन्ड मालिक के लिए, तो बॉन्ड मालिक क्या होता है क्या? आप इतने दिन रहे ना, आप इतने दिन रहे ना, निकाले ना, प्राय व्यवस्था रहने की दीजिए रही ना आपको पूरी सुविधाओं के साथ में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग मान लेंगे। ये आप अपनी तरफ से खदशात पैदा मत करो। मैं नहीं कर सब लोग 40-50 लाख रुपए कहाँ से लाके देंगे फुकट की जगह कोई किसी को? प्राय व्यवस्था बोल के जो तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा, आपके सर पे से छत को नहीं हटने दिया जा रहा, मेरे हिसाब से कारपोरेशन के डिसीजन मेरी जगह वाजिब सही है। क्योंकि अभी आ रहा है हाल ही में देखो कलेक्टर के सामने जो लोग बैठे हुए आदिवासी हमारे दलित भाई बैठे हुए, उनका हाल देख के लोग और डरे हुए कि भाई ये सरकार तो बोल रही है, जब पैसे किराए भी दे रहे, पहली बार इतिहास में हो रहा कि महानगर पालिका किराए देने को तैयार है, उसके बाद भी लोग भरोसा नहीं आ रहा, तो लोग और डरे हुए। नहीं अब देखो, किसी के डर का इलाज ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास। अब कहीं ना कहीं तो आपको समाधान करना पड़ेगा। उनकी भी जायज़ मुतालबात है, करके किराया देने को आप तैयार है जी, वैसा तो हो नहीं सकता। तो जायज़ मुतालबात है, उनकी डिमांड को मानना चाहिए। गरीब है बेचारे, करो उनके वास्ते सुविधा करना चाहिए। क्या उनकी डिमांड है? ठीक है, नहीं 100% पूरी कर सकते तो 70% करो, 60% करो, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। सर ऐसा कुछ एमआईएम की तरफ से प्रावधान है क्या? एक वहाँ के फर्ज करो 100 लोग हैं जो बॉन्ड केस में आ रहे हैं या रोड पे है, बेचारों को डर है, तो आप उनकी तरफ से मजबूत नुमाइंदगी करके उनको पर्याय जगह बोलो घर में, क्योंकि लोग मैं बना बिचके हुए हैं। देखिए, एमआईएम पार्टी के दरवाजे सारे समाजों के लिए खुले, और ख़ास तौर से मजलूम समाज, पीड़ित समाज के लिए तो पहले खुले। जो अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब तक आएगा, जो एमआईएम के ज़िम्मेदार पार्टियों तक आएगा और उनके जायज़ मुतालबा धरेंगे, जैसे आदर्श वाले हमसे आके मिले जी, ऐसे कई इश्यूज़ है जो लोग हमसे आके मिले। अभी ये तुम्हारे जादववाड़ी के अंदर जितनी दुकानें हैं वहाँ पर कई तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा, वो लोग आके हमसे अप्रोच हो रहे, तो हम बराबर मजलूमिन के साथ खड़े रहते और वो बराबर हम तक अप्रोच होंगे बराबर। अभी तो हम आपके बोलने से पहले हमने कह दिया कि उनकी डिमांड जो है पूरी करो बराबर, क्यों? तो हम बराबर जो मजलूमिन रहेंगे मजलूमिन के साथ ही खड़े रहते। सर मान लीजिए अगर वहाँ 100 लोग मुतासिर हो रहे हैं, जैसा हमारे दलित भाई के वास्ते हमारे महानगर पालिका कमेटी साहब बहुत बड़ा दिल करे कि 2 साल 1.5 साल किराया देने को तैयार है, तो क्या ऐसा रास्ता निकल सकता है कि इनको भी जो तो किराए की शक्ल में, ताकि वो इनको राहत मिले? ऐसा मुमकिन है? आप आके एक शिष्टमंडल के तहत एक आप ग्रुप बना के आओ, बात करो, क्यों नहीं होगा? रास्ते बिल्कुल निकलेंगे। देखिए, जब रास्ते की ज़रूरत अगर कारपोरेशन को है, लोगों को है जी, और कारपोरेशन की अगर ये सोचे, इससे पहले कमिश्नर साहब ने, हमारे जी श्रीकांत साहब ने बहुत बेहतरीन बयान दिया था, इससे पहले आपने देखे नहीं है। उस बयान के अंदर खोला क्या है कि हमारा मकसद किसी को परेशान करना, किसी को बेघर करना नहीं है जी, लेकिन डेवलपमेंट करते हुए उनको हम कैसी सुविधा दे सकते हैं, कैसे हम उनके घर पे, उनके सर पे छत दे सकते हैं, हम उसकी प्राय व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये उनका बयान मेरे को नहीं लगता कि वो हवाबाजी वाले बयान है, वो संजीदगी से मसले का हल निकालना चाह रहे। आप अप्रोच तो, और वो जिम्मेदार ऑफिसर है, इंशाल्लाह रास्ता निकल जाएगा उसमें। सर ये होगी, ये होगा अपने मास्टर प्लान की बात। अब आ जाए थे थोड़ा वक्फ बोर्ड की तरफ। सर अभी आम खास मैदान के अंदर उसमें आप भी शामिल थे, हमने स्क्रीन पे देखा है आपको भी। लोगों ने कहा है कि भाई ये कहने के इम्तियाज़ साहब ने, मैं खुल के कह रहा हूँ कि आप प्रवक्ता है, इसके ऊपर एमआईएम ने राजनीति करी, जबकि पूरे से पहले शर्त था, पूरी मालूमात थी। देखिए, सोशल मीडिया आम खास ग्राउंड की डिमांड कई सालों से चल रही है जी, और आम खास ग्राउंड को ग्राउंड बनाने के लिए, वहाँ पर एक स्टेडियम बनाने की डिमांड सिर्फ एमआईएम पार्टी की है जी। कई बार इम्तियाज़ जलील साहब ने प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के मिनिस्टरों को लेके आए, उन्होंने कहा है कि हम अहवाल बना के भेज रहे हैं, प्रस्ताव बना रहे हैं, फंड लेके आ रहे हैं, फंड ले आके दे रहे हैं। और अगर आपने एनओसी दिए, वक्फ बोर्ड ने, ख़ास बात कि वक्फ बोर्ड ने वहाँ पर प्ले ग्राउंड यानी कि स्टेडियम बांधने के वास्ते एनओसी दी हुई है, और एनओसी देने के बाद आप उस ग्राउंड में आके आप दूसरा कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू करते? नंबर एक बात। और दूसरा कंस्ट्रक्शन शुरू करने के बाद में जब आप जिम्मेदारों से जाके पहुँच रहे कि भाई आपने एनओसी दिए यहाँ स्टेडियम के लिए, और फिर काम कैसा होता? बोले हमको नहीं मालूम। अरे भाई, जगह के मालिक आप है, आप बोले हमको नहीं मालूम काम कैसा चल रहा, तो फिर उनके ऊपर जाके एफआईआर करने का, केस करने की जिम्मेदारी किनकी आती है? वक्फ बोर्ड की आती है। अब इसके अंदर अगर कोई कहेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम नाटकबाजी कर रहे हैं, हम ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो हम तो बेसिकली बात कर रहे हैं, बेस काम कर रहे हैं। हमने वो काम को रुकवाया, यानी कि इम्तियाज़ जलील साहब की ज़ेर क़यादत के अंदर अगर उस दिन नहीं जाते तो काम तो शुरू हो गया था, कलम के गड्ढे खोदना शुरू कर दिया था उन्होंने। यार खास बात ये है कि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की, और वक्फ बोर्ड हमको नहीं मालूम वहाँ कौन काम कर रहा। मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है, तो ये सब गलत बात है। लेकिन साहब वहाँ पर वहाँ के उनका बयान आया सीईओ साहब का कि भाई ये सरकार का फैसला था, हमारा नहीं था। सरकार 17 स्टेट मंत्री थे। नहीं, क्या फैसला था सरकार का? तो फिर आपने एनओसी कैसे दिए?
नहीं, सरकार का फैसला था। सुनिए सुनिए सुनिए, उनके बोलने को मैं सब समझ गया, वो सिर्फ अपना आंग दामन बचाने वाली बातें कर रहे हैं। आप मेरे को बताइए, जब आपने एक जगह का आप मालक है, आपने यहाँ पर स्टेडियम बांधने की एनओसी दे चुके, इसका प्रपोजल सरकार के पास ही जा चुका, फिर सरकार कैसे करती है दो काम? और सरकार के चाचा की ज़मीन थोड़ी है वो, ये वक्त प्रॉपर्टी है, ये वक्त प्रॉपर्टी है ना। मास्टर शासन की गायरान या हंडोले की जगह या इसकी जगह या गालपेरा की जगह थोड़ी है वो, ये प्योरली वक्त प्रॉपर्टी है, यानी कि मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी है। सर, हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, व्हाट्सअप भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं इम्तियाज़ साहब, जलील साहब पे, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष भी है, यहाँ के माजी खासदार है, माजी आमदार है, उनके ऊपर एक ऐसे आरोप लग रहे हैं, जो आक्रामकता, जो गुस्सा, जो एक्शन, जो रियलिटी, उनको सलाम है कि बहुत अच्छा उन्होंने एक्शन में आए। तो वही एक्शन जानला रोडे दिगर इस वक्त की ज़मीन आप पे, उस वक्त आपने 10 साल में क्यों नहीं बताइए? मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखिए, अगर वो आँख के अंधे अगर आपसे सवाल करें तो उनको बोला आँखें खोलो, जहन खोलो। आपने देखा होगा ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि इतना गम और इतना गुस्से का इजहार करके इन्होंने कल तो सही इक़दाम है, हुई है ना। हाँ, तो आप अगर वहाँ नहीं पहुँचे और आँख के अंधों ने अगर नहीं देखे तो हमारी जिम्मेदारी, हम थोड़ी इसके अंदर कम है कहीं। क्रांति चौक के ऊपर हरप्रीत ने जो कब्जा करके रखा हुआ है वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर, कौन उखाड़ के फेंका कब्जा? फूल की माला लेके तो नहीं हटाया गया, वो मुकदमे दाखिल हुए थे हमारे ऊपर, याद है क्या आप? आज भी है, केस ख़त्म हुए वो जी। हमने वहाँ पर प्रूव करेंगे वक्फ बोर्ड की जगह, ये कौन होता है हम पे कंप्लेन और केस करने वाला? और उसके साथ साथ कंचनवाड़ी का ना वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर लोगों ने कब्जा करा था, पूरा जगह इम्तियाज़ जलील साहब के ज़ेर क़यादत में पूरा पोजीशन उखाड़ के फेंका गया। उसी तरह मांडकी के अंदर पोजीशन लिए थे। भैया, ये वो लोग जिनकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन का फुकड़ हथियाने की जिनकी नीयत है, ऐसे लोगों के सवाल है ये। और वक्फ बोर्ड की ज़मीन बचाने का काम अगर किसी ने किया तो इम्तियाज़ जलील साहब ने किया, इमाम पार्टी ने की। सवाल ये साहब, ठीक है आपने बचाया, आपको मुबारक, हम आपको सराहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाई ऐसा भी तो कोई कारनामा होना चाहिए कि भाई गरीबों को बिठाया गया। नहीं, हम वक्फ मिनिस्टर नहीं है ना, हम वक्फ के मिनिस्टर नहीं हैं और नहीं हम वक्फ के सीईओ है। अब ये सवाल आप जाके इन दोनों से करो कि भाई जो जगह पड़ी हुई है आपके पास में, ये सुनिए भाई, यतीमों की गरीबों की जगह है, तो आप यतीमों यसीरों तक, गरीबों तक उनके फलाह बहबूदी के लिए क्यों नहीं दे रहे? और जहाँ आपने दिए वहाँ गवर्नमेंट को क्यों घुसेड़ रहे? आपकी 2 एकड़ ज़मीन हिमायत बाग के पास में पड़ी हुई है, गाज़िबाना कब्जे हो रहे हैं वहाँ पर, वहाँ हटा के तुम ये ऑफिसेस क्यों नहीं बना रहे? पूछिए ना इनसे, यहाँ कौन सा डल्ला मिल रहा है और वहाँ कौन सी अंगार मिल रही है उनको? साहब, आप भी जमहूरी तरीके से वहाँ पे 10,000 का मोर्चा लिया के मनवा सकते हैं ना। देखिए जनाब, माइनॉरिटी के मिनिस्टर जो थे, आप, मैं कह रहा हूँ उनसे सवाल कीजिए आप। हमने एहतजाज करना, एहतजाज तो हमारे हिस्से में आया हुआ है, भ्रष्टाचार करना आपके हिस्से में आया हुआ है, मलाया खाना आपके हिस्से में आया हुआ है, सिर्फ छातिया पीट के फलाह बहबूदी के काम हमने करना, आपने बैठ के सिर्फ भ्रष्टाचार करना। वक्फ बोर्ड के अंदर काम करने वाले लोगों की तो ऐसी मानसिकता बन गई कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी चचा की जागीर समझ के रखे हुए, वक्फ की समझ रहे कहाँ? एक बताओ मेरे को एकदम कौन सा बचाने का उन्होंने करे? जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह जाके हम क़यादत कर रहे हैं, हम ही जाके लड़ रहे हैं। हरप्रीत सिंह ने प्रॉपर्टी के ऊपर नाम चढ़ा लिया खुद का, प्रॉपर्टी के ऊपर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर से उनका नाम कटाने की पूरी प्रोसीडिंग अगर किसी ने कराया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इम्तियाज़ जलील साहब ने, जब आप वक्फ मेंबर बने तो पहली फुर्सत में जाके अभी SLR के पास में पूरी कार्रवाई चल रही उसके नाम कटाने की, और वहाँ पर वक्फ बोर्ड का नाम आ जाएगा, करोड़ों रुपये की संपत्ति है। सर, आपके कुछ विरोधी कह सकते हैं कि औरंगाबाद की कोई लीडरशिप है, उनके तरफ बयानात भी आ रहे हैं कि इम्तियाज़ साहब को आप वक्त पे नहीं बोलना चाहिए, राजनीति पे नहीं आना चाहिए, आप घर में बैठना चाहिए, क्योंकि संदेश दिया है कि आप घर में बैठो, ये बयानात आ रहे हैं। अच्छा, तो इम्तियाज़ साहब को अगर सच बोलने वालों को, हक बोलने वालों को, लड़ने वालों को घर में बैठा देते तो क्या चोरों डाकों को ताथैया करने को छोड़ देना? बोलिए ना आप मेरे को। इम्तियाज़ साहब से पहले भी तो सियासत चलती थी जी, था क्या कहीं नाम दूर तक कोई क़यादत दिखती थी आपको? बोलिए ना मेरे को। और इम्तियाज़ साहब को ठीक है, आज अगर मुक़द्दर में जीत नहीं आई तो सलाहियतें कम नहीं होती, लड़ने के जोश और जज्बे कम नहीं होते। और आपने जब ये औरंगाबाद से मुंबई तक का जब जुलूस निकाला था तो आपके पास में कोई पोस्ट नहीं थी, सिर्फ एक जज्बा था। अगर ये लड़ाई अब इम्तियाज़ साहब की नहीं है, इम्तियाज़ साहब की सोच और उनके जज्बे को ख़त्म करने वाली बात वो लोग कर रहे हैं जो कौम और मिल्लत के दुश्मन हैं, ये उनके सवाल है। सर, सवाल ये है कि औरंगाबाद में जो भी बच्ची कुछ ज़मीन वक्फ है, ठीक है, आपने कहा कि हम मिनिस्टर नहीं है, हम CEO नहीं है, हम ये नहीं है, वो नहीं है, फिर भी कहने की जमहूरियत की एक ताकत होती है कि वो माध्यम से एक नए स्वरूप में, एक नई शक्ल में कुछ मुसलमानों गरीब का भला होगा। सर, आखिरी उम्मीद तो आपसे है कि आप सियासी ताकत देखिए, हमने इस बार भी पहले ये सवाल आपने पहले भी कर चुके, हमने इसके बाद 10 बार जवाब दे चुके कि यार ये गरीबों या सीरों की जगह है, ये इस पर अमल होगा क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? आप मैदान में आएंगे? बिल्कुल क्यों नहीं उतरेंगे? अरे हम तो बड़े हर मजलूमिन के लिए बैठे जी, हम हर समाज के लिए, हर मजलूमिन के लिए बैठे हुए हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई इम्तियाज़ साहब जो लोग बोल रहे हैं वो लोग क्यों नहीं आते सामने?
अब शायद काम हम नहीं करना चाहिए, वो लोग अब क्यों नहीं? अब अल्लाह आपसे काम ले रहा हूँ साहब, हो सकता अरे भाई आपके कान में आके बोलते, कभी हमारे मुंह पे भी तो आके बोले, वो हम भी समझेंगे ना उनका मफाद क्या है। है। सोशल मीडिया खंगालो ना आप। नहीं सोशल मीडिया हमको घमा लो, आप सवाल कर रहे हैं हम आपको जवाब दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो कोई आए बाई शाय आगने वाले आएंगे पाओगे, और वो क्या कहते हैं उनको, रफू चक्कर घन चक्कर भी बहुत फिर रहे, उनके सवाल के जवाब देते बैठेंगे क्यों? सर एक सवाल ये है कि जैसा एक सरकारी ज़मीन के ऊपर आदिवासी बढ़ियाता है, वो नारा लगाता है जो सरकारी हमारी है, सर ये वक्त क्यों कभी देखने भी नहीं आया कि वक्फ की ज़मीन गरीब मुसलमान कहे कि हमारी है, हम जाके बढ़ियाते टीना लेके। जो सवाल आप कर रहे हैं वो दर्द सारे मुसलमानों के सीने में है। वक्फ बोर्ड का इदारा, वक्फ बोर्ड में काम करने वाले लोग, वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार जितने भी हैं, सब लापरवाह और गैर जिम्मेदार लोग हैं। हर जगह को डिस्प्यूट करके रखे हुए, और जहाँ थोड़ा सा डिस्प्यूट ख़त्म होने को आता था, ऐसे नए नए काम लेके आए थे, वहाँ पर ऑफिस बनाने निकल गए, और वहाँ पर जो है तो स्टेडियम को ख़त्म करने निकल जाते, और जहाँ जगह पड़ी हुई है वहाँ से इनको बैठने हटाएंगे, जो कब्जा कर रहे हैं वहाँ करने दो, और बीच में अगर डल्ले मिल गया तो ले लेंगे और अनजान बन जाएंगे। तो ये धंधे ख़त्म होना चाहिए। सर एक सवाल था, शायद आपके जो अखबारात में भी है, वो गुंटीवारी को लेकर, खासकर पड़े गाँव है, हरसू जागीर कॉलोनी है, मिटमिटा है, और तरफ में जो है या मुसलमानों की बस्तियों गुंटीवारी के मामले से लड़ा है, लेकिन वहाँ उसमें सही रहनुमाई नहीं हो पा रही। नहीं देखिए बात कैसी है, गुंटेवारी के कानून को और गुंटेवारी के नुक्ते नज़र को समझना पड़ेगा। तो ज़रा समझा दीजिए। सबसे अहम बात यह है कि जहाँ पर ग्रीन जोन है वहाँ कोई गुंटेवारी नहीं होती। अच्छा, अब जो नया एग्जिस्टिंग प्लान जो अभी मंजूर हुआ है जी, और जिसकी भी मंजूरी जो है तो महाराष्ट्र शासन ने दी है, और जिन ग्रीन जोन को अभी येलो जोन में लाया गया, जी, ये सारी जगह के ऊपर अब जो है तो गुंटेवारी हो जाएगी। जी, अब गुंटेवारी हो जाएंगे तो लोगों ने पहल करना इसके अंदर सबसे पहली बात, और लोगों ने बढ़ चढ़ के कैंप लगाना, 2 पैसे जेब के जाएंगे, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी लीगल और रेगुलाइज हो जाएंगी, आपको उसके ऊपर लोन मिल सकते हैं, सारी सहूलतें मिल सकती, सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती। जो बिल्डिंग परमिशन के लिए आप जितनी अहमियत बिल्डिंग परमिशन की थी, उतनी ही गुंटेवारी परमिशन की भी अहमियत है। तो लीगल आपकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी। ये नक्शा भी 2-4 दिन में शाया हो जाएगा। उसके बाद में मेरी पूरे शहर के लोगों से गुजारिश कि तमाम लोगों ने जिनके येलो जोन के अंदर एरिया आ चुकी है, जिनकी बस्ती आ चुकी है, एरिया का नाम बता सकते हैं मोटा मोटा? नहीं वो तो नक्शा देख के बताएंगे, नक्शे के हिसाब से आ जाएंगे। लेकिन मेरे नज़र में जो है तो कासिम बर्री का एरिया, हाँ, पड़ेगांव का एरिया, इशारा। हाँ पड़ेगांव का एरिया हो गया, नारेगांव का एरिया हो गया, मिसरवाड़ी का एरिया हो गया, ये सब पहले ग्रीन जोन में थे। और मैंने जो पहला परपोज प्लान इन्होंने जो शाये किए थे प्राइमरी लेवल के ऊपर, जो मंजूरी के वहाँ गया था, वो सारे हमारे यहाँ की टेक्निकल टीम ने जो है तो उसको ग्रीन जोन में, येलो जोन में लाया है। तो वो मंजूरी के साथ में अगर वो येलो जोन हो जाए तो ये लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। नारेगांव, मिसरवाड़ी अतरफ यानी कि सईदा कॉलोनी हो गए, हरसुल का एरिया हो गया, तुम्हारे पड़ेगांव हो गए, इन एरिया में जो बस्तियाँ बसी हुए इनको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन ये लोगों ने लापरवाही और पैसों को नहीं देखना चाहिए, आपने सबसे पहले गुंटेवारी करा लेना चाहिए। सर सवाल ये बहुत सीधा सवाल है कि पड़ेगांव के अंदर आज से 5 साल 10 साल पहले लोगों ने 50,000 प्लाट लिए, 20,000 प्लाट लिए। अब सवाल ये गुंटेवारी में जो कानून कायदे से अगर 50,000 60,000 कहाँ से नहीं, पहले बेचारों ने थोड़े थोड़े पैसे करके लिए। देखिए प्रॉपर्टी की रेट बढ़ चुकी है, सारी सहूलतें वहाँ पहुँच चुकी, रास्ते बन चुके हैं, पानी की पाइपलाइन वहाँ पर आ जा रही है, सारी सहूलतें आप ले रहे, बस करो ये रोना। अगर आपकी प्रॉपर्टी लीगल हो रही, 1000 की चीज़ तुम्हारी लाखों में हो रही, तो थोड़े पैसे आप खर्चा नहीं करेंगे, कैसी बात करते हैं आप? अब हाथ नहीं, आप ये बात मत करो, जज्बाती बातों से काम नहीं चलता। कानून जो है, कानून सहूलत दे सकते हैं, सहूलत दी है, उसके अंदर पहले 50% ले लिए, आपका 50% कर दिए वो किस्तों में कुछ ऐसा नहीं, वो आपको आके बात करना पड़ेगा। वो मैं क्या कमिश्नर है जो बैठे बैठे फैसले कर दो? नहीं, आवाम, अरे ऐसी कोई सवाल ही हमारे तक नहीं है, सारे सवाल आपके। अगर कोई गरीब है तो, अगर कोई पेशावर है तो, अगर अरे भैया घर लिया, बनाया ना घर, अपने घर को लीगल करते नहीं करते? अगर प्लाट लिया तो ईंट लगेंगे नहीं लगेंगे, छत डालेंगे नहीं डालेंगे, लाइट लगेंगे नहीं लगेंगे, तो वैसे इसको लीगल करो ना। तो ये देखो सोच बदलना पड़ेगा आपको। लाइट का मीटर, लाइट का टैक्स भरना ही पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा। जो लीगल ड्यूज रहते हैं आप इसकी आदत डाल लो, बस कर दो। गए वो दिन खलील में फाख्ता उड़ा रहे थे, आप इन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, ये लीगल ड्यूज़ है, आपको देना पड़ेगा। मेरा सवाल ये था साहब, मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ कि वहाँ पर 80% लोग हाथ मजदूर हैं। अगर फ़र्ज करो 60,000 रुपये भरना है गुंटेवारी के एग्जाम्पल, तो भाई ऐसा मुमकिन है कि इमाम करा सकते हैं 20,000 के 3 टप्पे? बोला अगर वहाँ के लोग भरने को तैयार है तो फिर तुम्हारे मेरे पेट में तकलीफ नहीं होना चाहिए। है ना साहब? जब देखिए सुनिए मेरी बात, 2 साल पहले जब बारिश पूरी आई थी जी, जब आपको रास्ते लग रहे थे, जब आप लीडरों को गालियाँ दे रहे थे, जब आप कोस रहे थे, कोई आया नहीं, कोई आना नहीं, यूं नहीं होना, कितनी बातें हुई थी? हुई थी ना। अब वो सारी सहूलतें पहुंचा दिया ना वहाँ, तो फिर अब गरीब बन जाएंगे, अब मासूम बन जाएंगे। सहूलत की बात करो सर, सारी सहूलतें वहाँ पहुंचा दी गई है। अब सिर्फ वक्त आया हुआ है, आप अपनी प्रॉपर्टी को लीगल कराइए, कराना पड़ेगा। सर एक सियासी सवाल ले लेता हूँ, हो सकता है 4 तारीख, आज क्या 5 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है, तो अगर ऐसे हालात में
और आज का हालात देख रहे हैं आप, हिंदू मुसलमान भी हो गया है, वक्फ के ऊपर होगा, ये सारी बात हो रही है। एमआईएम को कहाँ पाते हैं आप, कि वही जोश बरकरार है कि हवा गुल है? आपको क्या लग रहा? नहीं साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपको बताइए ना। कश्मीर चल रही साहब, अभी जो मसला पहलगाम के ऊपर जो नाखुशगवार वाक़या हुआ जी, कौन फ्रंट फुट पे है? कायदे मोहतरम असद अवीसी साहब, नहीं बिल्कुल है, कायदे मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब। है बिल्कुल है। कैसा बोलते हैं आप? सबकी हवा गोले, सिर्फ हमारे हम में दम है, हम ही सामने मुकाबला कर रहे हैं हर चीज़ का। क्या विजन है आपका? विज़न तो बड़ा साफ है, बिल्कुल साफ है, जो दिखाई दे रहा, जो कायदे मोहतरम बता रहे, जो इम्तियाज़ जलील साहब, फिर भी कुछ अल्फाज उससे हटके और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, फिर भी बोलिए खुल के। मजम्मत करना था, कर दिए। जो जोश और जज्बा दिखाना था मुल्क के हक़ में बिल्कुल दिखा दिए। और आप जो बता रहे 5 तारीख का, तो क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। नहीं नहीं, अगर ये डिक्लेयर हो जाता है तो फिर एक यहाँ की राजनीति सक्रिय हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। देखिए, हमको अदलिया पे पूरा भरोसा है, और अदलिया ऐसा कोई काम इनके हाथों से सरजद नहीं होने देंगी जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का लगे, बेसिक स्ट्रक्चर को धक्का लगे कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारा उसके ऊपर एतमाद है, इसलिए हम बड़े मुतमईन हैं। 26 नगर सेवक है एमआईएम के, ठीक है सर, आपको लगता है कि इसमें इजाफा होगा कि 26 चुन के आएंगे? आपको क्या लगता है? यहाँ तो साहब नफरत की राजनीति है, दिल में बुगस है, आपस में कपड़े फट रहे, टांगा खिंच रहे, ये हो रहे, उसमें टूट फूट होंगी, तो तीसरे का फायदा होगा? अभी असेंबली नहीं होता किसी का फ़ायदा। आप सुन लो मेरा जवाब। आप हाँ बोलिए बोलिए। अभी असेंबली का इलेक्शन हुआ, जी जी, 1 लाख वोट इम्तियाज साहब को मिले, बिल्कुल इधर 80,000 के ऊपर नासिर सिद्दीकी साहब को मिले। बराबर। जितने बड़े बड़े बातें करते सबके डब्बे गोल हो गए। जी, तो ऐसी सोच रखने वाले के डब्बे गोल होने वाला, एमआईएम बहुत आगे जाने वाली। मतलब इजाफा होगा, वोट मिले ना, मैं तो प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ ना। फिर भी आज कई रास्तों के मसाइल बाकी है, पानी की तकलीफ बरकरार है, 10-12 दिन के पार, कहीं इसका असर नहीं पड़ेगा हो गई आपके वोट बैंक के ऊपर? बिल्कुल हो गई बात। आपको नहीं, सत्ता में हम नहीं, सुनिए आप मेरी बात। नहीं 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 भाई, मुखालिफत में हम हैं, हस्ब इख्तलाफ में हम बराबर, पानी की आवाज़ सिर्फ हम उठा रहे। आपने देखा होगा अभी हमारा प्रोग्राम था, जी, ईसा खाजी साहब के नेतृत्व में, नासिर सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के ऑफिस के ऊपर कि काम क्यों नहीं हो रहा, देरी क्यों हो रही। जी, हमको एसीपी साहब ने और छौनी के हमारे पीआई साहब ने बोला कि एयरमैन साहब ने बोला कि हमको रिक्वेस्ट करी कि भाई हालात नासाजगार है, आपके एजुटेशन को थोड़ा आगे बढ़ाओ, जी, थोड़ा आगे बढ़ाओ। जी, तो हम पानी के मामले में बहुत सख्ती से बिल्कुल टाइट है हम। और जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, आज मिनिस्टर अतुल सावे साहब यहाँ मौजूद है, जी, पालक मंत्री हमारे पास में मौजूद है, हमारे पास में आमदारा मौजूद है, हमारे पास में खासदारा मौजूद है। अरे सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछो ना, कब तक नफरत की राजनीति करके खाली वोट लेंगे, और ये समाज जो तुमको वोट दे रहे हैं उनको प्यासा कब तक रखने वाले, कब तक रखने वाले प्यासे? ये सवाल तो उनसे होना। सर एक सवाल मेरे जहन में आया, अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड की जो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी 2-4 रोज़ पहले की बात है, वो जहन में आ गया मेरे। उसके ऊपर जो है एमआईएम के ऊपर खासकर बहुत आरोप लगे कि भाई उसके अंदर वो एमआईएम ने कहने कि उस मुद्दे को अपने आंख पे मतलब छीन लिया है। कितने लगा? छोटी बड़ी फ्लैट आके भाई, 1 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खुलेआम चला। कितने लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस? और न्यूज़ है कि 1 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने ली? मुस्लिम कौन सा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हाँ, तो क्या हुआ उसमें? 1 घंटा पहले होगा था, बादशाह साहब ने बोल के चले गए, बहुत सी बातें हुई उसके ऊपर, अफवाह वो चली कर। नहीं समझा मैं आपका सवाल क्या बोलना। देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 11 बजे का टाइम दिया गया था, तो 10 बजे असद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपना, लोग कहना था कि असद साहब ने क्यों लिए, एक वन टाइम में। बस करो, ये जो साइंटिस्ट बने हुए लोगों ने इनके सवाल मेहरबानी करो ज़रा, ऐसे क्यों नहीं करे, वो शेरवानी पहन के क्यों आए थे, टोपीज क्यों नहीं पहने थे, ये जाहिलों के जंगलियों के सवाल क्या करता है? काम की बात करो। ये नहीं, कुछ काम की बात नहीं, जो होना था हो गया, जो लेना था ले लिया उन्होंने। अब तुमने मेरा इंटरव्यू क्यों लिए, तुमने लेते टाइम थोड़ा हंसे क्यों, ये हाथ में माइक क्यों नहीं पकड़े, इसमें क्यों नहीं पकड़े, ये औरतों के मुंह पे जो है तो मुच्छर ढूंढने वाले लोगों के सवाल है। सर आखिर में यही है कि फिर एक बार दोहरा देता हूँ ताकि जो नाजरीन देख रहे हैं उनके समझने में आसान हो जाए। पड़े गऊ, हरसूल, जागीरवारी, गुंटेवारी के क्योंकि फैसला करीब चल रहा है कि यहाँ के मुसलमानों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए, बॉन्ड के कागज़ तय कैसा तय करना चाहिए। देखिए, गुंटेवारी का कानून ऐसा है कि आपके पास में जो भी आपकी माल के हक के पेपर है, क्या क्या है, जैसा बोलने का मतलब, बॉन्ड है, रजिस्ट्री है, आपके पास में नोटरी है, ये सारे पेपर्स है, आपके पास में टैक्सेस बैठे हुए उसके पेपर्स है, ये सारे पेपर्स लेके आप, उन्होंने ठहरे हुए आर्किटेक्टों के नाम दिए हुए, उनके पास से आपकी फ़ाइल पूरी बना के आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद में टाउन प्लानिंग के ऑफिसर आके वहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन करते, और आपका जो ड्यूज़ रहेगा लीगल, पहले इसका जो भी रेट था उसको भी 50% किया हुआ है जी। फिर भी अंदाजा कितना हो सकता है साहब? अब जो भी होगा वो मेरे को भी नहीं मालूम, आपको जाके वहाँ देखना पड़ेगा जी। लेकिन जो 100 रुपये था वो 50 रुपये के आसपास आया हुआ है जी, एक अंदाजे के मुताबिक मैं कह रहा हूँ। तो आप ये पूरी फाइल आर्किटेक्ट के तहत सबमिट कीजिए और अपनी प्रॉपर्टियों को लीगल कराओ। कोई बुलडोजर लेके तुम्हारे घर तक नहीं आ सकता, कोई आके तुमको सता नहीं सकता, खिड़की क्यों निकाले, टीन इधर क्यों गया, ये इधर क्यों गया। पहले अपनी चीज़ों को लीगल कराओ, कानूनी हैसियत उसको दे दो। सर ये जो वफ़ की ज़मीन है, इनामी ज़मीन है, जो इस तरह की ज़मीन है, अगर वहाँ अगर मुसलमान बैठे हो, खास करके गरीब भोले भाले बैठ गए, मालूम है मालूमात नहीं लेके बैठ गए, बाद में फंस गए,
तो उनका समाधान कैसा होगा? उनका समाधान उसके अंदर जो भी कानूनी पेचीदगी आएंगी, वक्फ बोर्ड ने उनको कैसी मदद करना चाहिए, एनओसी देना चाहिए। आप है इसके अंदर तैयार? क्यों रहेंगे जी, हम तो हर जगह तैयार है। आप सिर्फ हम कुछ पूछ रहे, अरे जाओ ना, जो पानी नहीं पिला रहे, एक सवाल करो ना उनसे, पूछिए ना। अरे कब पूछते, तुम कुछ नहीं पूछते किसी से। हर जगह इमाम ने दिखना, हर जगह इमाम ने रहना, हर जगह टाइम आया आ जाते सौदर धंधा करने वाले लोग, उनसे सवाल नहीं करेंगे आप? नहीं करते जी, तो डरते तुम उनसे, अरे डरते, कौम के सौदागरों से डरते आप। करो उनसे सवाल, नुकसान पहुंचाए कौम को, नहीं लगता क्या आपको? नहीं, आज हालात ऐसे आए, अगर पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील साहब होते या असेंबली में नासिर भर इम्तियाज जलील साहब होते, ये जो हिंदू आक्रोश के नाम के ऊपर जो नफरत फैलाते फिर रहे पूरे महाराष्ट्र में, इसके अंदर कम से कम इनसे जमहूरी तरीके से सवाल तो किया जाता था। क्या नुकसान करे तुमने कभी सोचा क्या? आने वाली कौम और मिलत का। और फिर अफसोस मेरे को इस बात का होता है कि लोगों की सोच को क्या हो गया कि जो खुलेआम नुकसान पहुंचा रहे उनसे सवाल नहीं करेंगे आप। हर जगह इमाम ने मैंने तुमने होना ज़रूरी है, और वो क्या खाली सौदेबाजा कर देंगे टाइम पे। तो सवाल ये भी है, आपने पार्लियामेंट में जिक्र किया तो लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इम्तियाज साहब पार्लियामेंट में थे, हमने औरंगाबाद का नाम को नहीं बचा पाया, ये भी आरोप लगते हैं इनके ऊपर। अच्छा, तो इम्तियाज साहब क्या सुप्रीम कोर्ट के जज थे? इम्तियाज जलील साहब आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया ना, आप सुनिए मेरी बात। आप तो इम्तियाज जलील साहब क्या गृह मंत्री थे केंद्र के, मरकज के? तो फिर आवाज़ किसने उठाया? आंदोलन किसने किया? जमहूरी मुल्क में आप क्या कर सकते, बोलिए मेरे को आप? आंदोलन कौन करा? फिर ये जो सवाल करे उसको पूछो, तो आया था कि 20 दिन वहाँ पे बैठने को? कहाँ छुप के बैठा हुआ था? पूछो उसको, किसके पर्दे में छुपा हुआ था कि बुरखा पहन के बैठ गया था? पूछो ज़रा। ठीक है, इंशाल्लाह ये बात, तमाम बातें आवाम की अदालत सवाल है कि नहीं है ना, तो आप हमको लल कर रहे हैं। नहीं, सुनिए मेरे, हमारे क्या बॉस बन रहे, क्या खाली सवाल करके मर्द बनो? आओ आंदोलन में आएंगे, नहीं केस हो जाता। धरने आंदोलन में आएंगे, नहीं जोखम हो जाता। पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो कहीं आते नहीं, खाली पर्दे में आपके कान में आके सवाल करते हैं, लोग बोले। अरे लोग आंखों से देख रहे ना आंदोलन कौन कर रहा, लोग आंखों से देख रहे ना लाखों का मजमा किसने निकाला था सड़क के ऊपर, लोग देख रहे ना कौन सुप्रीम कोर्ट तक लड़। रिजल्ट क्या है बोले? अब सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट को आप और मैं पलटा सकते क्या? कौन गया सुप्रीम कोर्ट तक? अच्छा, ये जंगली और जाहिल लोग क्या समझेंगे बात है? बोलो ना मेरे को। जी। अब अगर मरकजी हुकूमत तुम्हारे हक में फैसला नहीं कर रही और अगर सुप्रीम कोर्ट से तुमको इंसाफ नहीं मिला, अब क्या चाहते बोलो फिर? अब ठीक है, ये जो जिनके तुम ये पर्दे में बुरखे में छुपे हुए लोग, ये जो बुज़दिलों की बात कर रहे, सवाल है अब हमारा उनसे। इंशाल्लाह नहीं, अब ये हो गया बात, अब क्या करना? चलो अब तुम मैदान में आओ, हमने तो लीगल जितनी कानून लड़ी थी पूरी लड़ लिए, अब ज़रा आप सामने आओ, बनो मरद, आइए सामने। आते क्या सर? एक आखिरी में एक सवाल जहन में आ गया कि औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक लीडर ने कॉन्फ्रेंस लिए थे यहाँ के मुकामी, और उन्होंने कहा था कि इम्तियाज साहब की अब राजनीति ख़त्म हो गई, अब लोगों ने उनको आदेश दिया है कि आप घर में बैठ जाइए। यार बहुत से उन पर आरोप भी लगे। किसने कहा? औरंगाबाद की है, यहाँ के आमदार साहब है। आमदार है, सत्ताधारी पक्षी है। हाँ, सत्ताधारी पक्षी है ना। देखिए, सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने ये जमा मर्दी की बातें करना, या किसी को ललकारना, या किसी को बारे में जो तो उटपटांग बातें करना, ये सारा जज्बा दिखाने से पहले जी सुप्रीम कोर्ट को बता देना चाहिए कि आप कौन हैं। क्यों? तो अभी हाल ही में जी सुप्रीम कोर्ट के माननीय हमारे जस्टिस जोसेफ साहिबा ने जी बहुत अच्छे अंदाज में महाराष्ट्र हुकूमत को ललकारा है। और किस अल्फाज से ललकारा है कि महाराष्ट्र हुकूमत नपुंसक हो गई है। उर्दू में क्या बोलेंगे उसको? अब नपुंसक के मायने क्या होते हैं? नामर्द। हाँ, नामर्द होते हैं, मर्दानगी की बातें नहीं करना। जी। पहले सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दो कि हम मर्द है बोल के, हम लोगों को पानी दे रहे, हम लोगों को सारी सुविधाएं दे रहे, जिस मकसद के लिए हम चुन के वो काम कर रहे। लाडली बनाए कि हम 2500 करने वाले थे, कर दिए। और हमारी जितनी जो तो यहाँ के उद्योग हमारे गुजरात को चलेगा, महाराष्ट्र के, वो वापस ला रहे। बताओ पहले मर्दानगी, बाद में फिर दूसरों को लालकारना। जो मर्द है वो ज़मीन पर उतर के काम कर रहे, और बयानबाजी करने वाले लोगों ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताना। देखिए, इस तरह से एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब से हमारी मुलाकात हुई। ये हफ्ते भर में औरंगाबाद की राजनीति में बड़ी उथल पुथल देखने को मिली, और पूरा कहने के राजनीति का मरकज़ कह सकते हैं, केंद्र कह सकते हैं, वो एमआईएम रही। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत इस्लाम तराशियाँ चली, बहुत तरह के आरोप लगे। तमाम बातों को मनोयन जैसा चल रहा था बेबाक पूछा। इस पर 2-3 बातें ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए काफ़ी काम की फ़ायदेमंद बात है, वो मुसलमानों को नोटिस में लेना चाहिए। एक मास्टर प्लान की बात कि जिसके घर बॉन्ड के ऊपर है, कुछ मामला में कमी है, तो आप बिला ताख़ीर इनके ऑफिस पे आइए कि ऐसा ना हो कि देर हो जाए। दूसरी बार गुंटीवारी का मसला है, वह है गुंटीवारी में बस कागज़ कितने हैं, क्या नहीं है, किससे ख़रीदी थे, क्या हवा में बात चढ़ी थी। अब वक्त से पहले आप मशवरा लीजिए ताकि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी प्लाट बच जाए, वो लीगल हो जाए। ये एक साफ़ सुथरी बात है। अब रहा तीसरा सवाल जो हम व्हाट्सअप फेसबुक पे देख रहे हैं कि एमआईएम पे यकीन जैसे इन्होंने कहा है कि हम अगर कम पढ़ रहे तो आप मैदान में आइए। ये कड़वा सच है। अब जो वाकई सच में कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए एमआईएम कम पढ़ रही है, तो कहना कि आपकी भी अखलाकी जवाबदारी बनती है कि आप मैदान में आ जाइए।
क्योंकि सवाल जनता के हित का है, जनता इंसाफ का है। एमआईएम दे, सेकुलर पार्टियां दे, शिवसेना दे, भाजपा दे, जनता इंसाफ चाहती है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में यहाँ की राजनीति किस करवट बैठती है। देखते रहिए आप प्रेसिडेंट चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।